हेलो स्टूडेंट्स। तो ये बहुत दिनों से अवेटिंग था पार्ट न्यूट्रिशन में, या कह लीजिए लाइव प्रोसेस में चर्चा कर रहे थे हम। तो उसमें जो है अभी तक आपने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जान लिया। हमारे कई साथियों ने भी कहा कि सर ट्रांसपोर्टेशन नहीं बन रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत आज कर देते हैं। डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन जानना है, ये है क्या, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जानने से पहले कुछ बातें जान ले तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में अगर देखें तो डिफरेंट सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इन जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो इसको हर पार्ट में डायरेक्ट रिसीव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फूड मटेरियल लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए तो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच गया, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, पूरी बॉडी में जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी बॉडी में है। एवरीवेयर देयर इज लिविंग सेल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लंग्स में गई, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, पूरी बॉडी में। जहाँ भी लिविंग सेल है वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लेते कहाँ हैं, इनहेल करते हैं। इनहेलेशन में एयर को लंग्स में ले जाते हैं, ऑक्सीजन एयर को एटमॉस्फेयर से, लेकिन रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो ये हर जगह कैसे जाएगी, उसी की चर्चा हमें यहाँ पर करना है। ऑक्सीजन लंग से हर जगह जाती है, और यही नहीं, डिफरेंट बॉडी पार्ट की सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको बाहर करने के लिए लंग्स जिम्मेदार है, तो उसे हर जगह से लंग्स तक आना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हैं, तो वो जहाँ से उसे रिमूव करने की नेचुरल अरेंजमेंट हैं, बनते हैं हर जगह, लेकिन बॉडी से बाहर करने की व्यवस्था हर जगह से नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से निकालना है तो वेस्ट मटेरियल वहाँ पहुँचना चाहिए। ऐसे केवल एनिमल में ही नहीं, प्लांट्स में भी अगर देखें तो डिफरेंट सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट पार्ट में होती है, लेकिन एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट कैपेबल टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जो मटेरियल रिसीव होते हैं, फॉर एग्जांपल रूट ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये वाटर और मिनरल्स रिक्वायर्ड है डिफरेंट बॉडी पार्ट में, तो रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक इसको जाना था चाहिए, और जाता भी है। ऐसे ही आपने ये जाना कि लिविंग बीइंग की बॉडी में सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सी लाइफ प्रोसेस और डिस्टर्ब हो जाएंगी, या कह लीजिए सर्वाइवल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए लिविंग बीइंग्स में सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना कंपलसरी है। अब आइए इसी को कोरिलेट कर दे। आपको लग रहा था कहानी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन समझना आसान हो गया। हमने कहा ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाएं। एक जगह से दूसरी जगह जाने किसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब सिंपली कहते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन को, कैसे इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। लिविंग बीइंग की बॉडी में किसी सब्सटेंस का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना ही ट्रांसपोर्टेशन है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी आपने जान लिया। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शरीर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो कि फेटल होगा, डेथ हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल डिफरेंट बॉडी पार्ट को नहीं मिल पाएंगे, तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रिक्वायर्ड मटेरियल पाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल उसके रिमूवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कंपलसरी प्रोसेस है और सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए ज़रूरी भी है। अब हमें बात करना है ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में हमें जानना है, लेकिन फोकस स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमें ट्रांसपोर्टेशन को ह्यूमन बीइंग्स में जानना है, और यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।
दो पार्ट में हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स में और प्लांट्स में दो हमें करना है, तो प्लांट्स की चर्चा तो अजी आज नहीं करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में भी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है थोड़ा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, मैकेनिज्म की चर्चा अगली बार करते हैं। तो अब देखिए, ह्यूमन बीइंग्स में या जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्यवस्था है। जनरली डिफरेंट सब्सटेंसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय ब्लड। ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ हेल्प तक एक और फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ भी कहेंगे। तो ब्लड और लिम्फ दो बॉडी फ्लूइड हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो अब ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको जानना है एक सिस्टम जिसको हम कह देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ट्रांसपोर्ट करने के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अरेंजमेंट हैं, लेकिन एनिमल्स में, स्पेशली डेवलप्ड एनिमल्स में, डिफरेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है, ये फ्लूइड के जरिए होता है। जब किसी फ्लूइड के जरिए सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है तब इसे कहते हैं सर्कुलेशन। तो चूंकि दो फ्लूइड हैं, एक है ब्लड और एक है लिम्फ, तो लिम्फ और ब्लड बॉडी के दो फ्लूइड हैं और इनके जरिए जो सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन। और ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट हो सके डिफरेंट सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जानना है। ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट हैं उनको कंबाइंडली कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट आते हैं। फर्स्ट हार्ट, सेकंड है ब्लड और थर्ड है ब्लड वेसल्स। तीन चीज़ें हैं ये। ब्लड सर्कुलेशन में ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। ये जानते हैं, ब्लड पहले से ही 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मतलब सपोज ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन टाइप की सेल्स हैं। ब्लड में सेल्स के अलावा जो कुछ भी होता है सबको हम कहते हैं प्लाज्मा। यानी ब्लड में दो चीज़ है, एक इसका फ्लूइड पार्ट और सेल्स। तो सेल्स जो हैं उनको ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। ये तीन टाइप की हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। अब ये परसेंट वाइज देखें तो ब्लड में अप्रॉक्सीमेट 55% प्लाज्मा होती है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताएं दोनों का ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल है, तो आरबीसी ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सेल के जरिए भी होता है। और कुछ रेस्पिरेशन हमने बताया था कि प्लाज्मा भी हेल्प करती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट केवल आरबीसी के हेमोग्लोबिन द्वारा नहीं, प्लाज्मा के थ्रू भी होता है। तो इसके दोनों पार्ट्स जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन अब इनको थोड़ा सा हमें जानना, ये अलग अलग पार्ट्स हैं क्या। हार्ट की स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बाद में करेंगे, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा। ब्लड में थोड़ा सा जितना बता दिया सफिशियंट है। ब्लड और ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हैं। ब्लड वेसल्स को जान लेना यहाँ पर है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू which blood flows in our body are called blood vessels। तो ब्लड वेसल्स वे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वे बॉडी में प्रेजेंट पाइप्स हैं जिनसे हो करके ब्लड का फ्लो होता है। और ये तीन टाइप की हैं। एक को कहते हैं मेनली आर्टेरी, एक कैटेगरी हो गई वेन और एक है कैपिलरी। तीन टाइप की ब्लड वेसल हैं। ब्लड ऑलवेज फ्लो थ्रू दीज थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टेरी, वेन एंड कैपिलरी।
अभी जानना ये हैं क्या, क्या काम करती हैं। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम समझना है ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे रोड पर ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, वो चाहे ट्रक के जरिए या दूसरे वाहन के जरिए ये सब्सटेंस एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के ये जितने भी साधन हैं इनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसे अपनी बॉडी में मान लेते हैं। तो बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए भी कोई गाड़ी होनी चाहिए, कोई रोड होनी चाहिए। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है बॉडी में रोड तो नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर यही ब्लड जो है ये हो गया एज ए ट्रक, मान लीजिए थोड़े समय के लिए। अब ये ट्रक तो हो गया, इसमें सामान ढोया जाएगा क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस को जहाँ ले जाता है, इसलिए हम इसको कंपेयर कर लिए। इससे बात है इसको चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए जो ड्राइवर है वो एक पंपिंग सेंटर है, और वही पंपिंग सेंटर का काम करता है। जो ड्राइवर है इस ट्रक का वो हार्ट हो गया। अब ड्राइवर हो गया, गाड़ी हो गई। अब इसको चलना कहाँ है, कमरे के अंदर। आप बड़े कमरे में ट्रक खड़ी कर ली, अब चलाने की बात हो, चलाएं कैसे। तो इसके लिए रोड होनी चाहिए, और यहाँ पर रोड के लिए हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हो गई 3 टाइप की। तो ट्रक हो गई, ड्राइवर हो गया, और रोड हो गई। ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ये इसको ले जाएंगी। तो जानिए जो डिफरेंट बॉडी में जो सब्सटेंस ले जाना होता है ब्लड ले जाएगा, लेकिन ये ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हार्ट से जाता है, और हर जगह से ब्लड कलेक्ट होकर के फिर हार्ट में आता है। तो सपोज ये हार्ट हो गया, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो ब्लड ले जाने वाली पाइप्स होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या है, ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेंड करती है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखें, किसी ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे हमने कहा आर्टरी से क्या होगा, हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा, यानी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट ब्लड ले जाने का काम जो ब्लड वेसल करेगी उसे आर्टरी कहते हैं। अब दूसरा आ जाइए वेन। अब वेन ब्लड हर जगह चला तो गया, लेकिन हर जगह से आता भी है, क्योंकि वो सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट से हर जगह जाता है, हर जगह से हार्ट में आता है। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लाने वाली ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं को हम वेन्स कहते हैं। आर्टरी ब्लड ले जाती है हार्ट से डिफरेंट पार्ट में, वेन्स हर जगह से ब्लड को ले आती है। अब बात आती है आने जाने का काम हो गया, तो कैपिलरी कहाँ पैदा हो गई, ये क्या करेगी। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम ये चर्चा करते हैं। सपोज ये कोई आर्टरी है, किसी बॉडी पार्ट में चली गई, तो ये बॉडी पार्ट में जा कर के कई ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। फिर ब्रांच की ब्रांच, ब्रांच की ब्रांच, एट लास्ट जो पतली पतली ब्रांच हो जाती हैं इसकी, जो एक्चुअली सेल्स के पास, सपोज ये सेल्स हैं, जहाँ पर टिश्यू में ले जाना है, आर्गन्स में ले जाना है, जो ब्लड सप्लाई करना चाह रहा है सब्सटेंस, ये सेल्स हैं। सेल्स में सप्लाई करता है, लेकिन डायरेक्ट किसी सेल में ये ब्लड वेसल ओपन नहीं होती हैं। ये जा करके जब यहाँ पहुँचती हैं तो कुछ मटेरियल यहाँ से आगे चर्चा करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ से निकल चले आते हैं, और जो यहाँ से रिसीव भी करना होता है थोड़ा और आगे चल करके इसी में रिसीव भी हो जाता है। तो ब्लड जिन सब्सटेंस को लेके जाता है, तो हार्ट से चला तो कभी कभी कई नाम देते हैं। जो मेन ब्रांच होते हैं उसे एओर्टा कहते हैं, एओर्टा की ब्रांच को आर्टरी कहते हैं, आर्टरी की ब्रांच को आर्टेरियोल कहते हैं, आर्टेरियोल की ब्रांच को आर्टेरियल कैपिलरी कहते हैं। तो जो लास्ट आर्टरी का लास्ट ब्रांच, जो ब्रांच टिश्यूज के पास हैं, आर्गन में जाती हैं, वो पतली पतली दीवार बन जाती हैं। यहाँ तक कि सपोज ये पतली पाइप है, तो जो इसकी दीवार होगी, इसकी थिकनेस सिंगल सेल्ड होती है, एक सेल थिकनेस वाली दीवार बनती है। बहुत पतली दीवार पतली होती है, और इसके अंदर की जगह भी बहुत पतली होती है। ऐसा आप मान सकते हैं हेयर लाइक ट्यूब, हेयर लाइक बहुत पतली पतली होती हैं। तो जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी के लास्ट एंड पर बनती हैं, जिनसे एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, जो मटेरियल्स को टिश्यूज में सेल्स के पास रिलीज करती हैं, उन्हीं को कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी सबसे पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, और आर्टरी के एंड में बनती हैं। और बनती नहीं, लास्ट में यही चल करके सब्सटेंस को कलेक्ट करती हैं। जब ये केवल सप्लाई नहीं करती, सब्सटेंस को कलेक्ट भी कर लेती हैं, और आगे चल करके ये सब मिल करके फिर इनका एक बार नंबर बढ़ा था, फिर कम होने लगेगा, ये बन जाएगी वेन्स बना लेती हैं। और ये वेन फिर वेन से वेना केवा में, वेना केवा से फिर ये चला आता है ब्लड धीरे धीरे कहाँ, हार्ट में चला आता है। तो आर्टरी से ब्लड पहुंच गया हर जगह,
और हर जगह से कलेक्ट होकर वेन तक चलाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आर्टरी और वेन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस कहा जाता है, तो पहले इस डिफरेंस को क्लियर कर लीजिए और इसी के बाद ये लास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। आर्टरी पहली बात क्या हो गई, आपने कह दिया ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड को ले जाती है, जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए हार्ट से वो आर्टरी है। और वेन क्या करती है, कलेक्ट करती है, ये ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कलेक्शन करती है। पहला डिफरेंस आर्टरी और वेन में। दूसरी चीज, आर्टरी की जो दीवार है ये आर्टरी है, और मान लीजिए इतने ही थिकनेस से हम सपोज करते हैं ये आर्टरी है और इधर ये वेन है, तो इसकी दीवार मोटी होती है, आर्टरी की इसकी पतली होती है। क्वेश्चन आता है आर्टरी की दीवार थिक क्यों होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो टू बियर द हाइयर प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टेरियल वॉल, द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक विथ रिस्पेक्ट टू द वेन। वेन की कंपैरिजन में इसकी दीवार मोटी होती है, नेचुरली ऐसी बनी है जिससे ब्लड के प्रेशर को वियर कर सके। चलिए, और वेन की दीवार जो होती है ये पतली होती है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी चीज़, चूंकि दीवार की मोटाई होगी तो अंदर की जगह कम हो जाती है, इसीलिए जो वेन के अंदर की ये जगह है, डायमीटर कह सकते हैं, इंटरनल डायमीटर वेन का ज़्यादा होता है, आर्टरी का कम होता है अगर बाहर से सेम डायमीटर होगा तो। तीसरी चीज़ क्या हो गई, आर्टरी में कहीं ये वाल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन में जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है वेन में वाल्व क्यों होते हैं, तो वेन जो है ये ब्लड के प्रेशर को कम होने के बाद भी एक खतरा है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, यानी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाना है, तो ऐसा ना हो कि ब्लड फिर से रिटर्न हो जाए, पैर से ब्लड हार्ट की तरफ जाना है तो ये मे भी पॉसिबल है पीछे लौट जाता, लेकिन ये बैक फ्लो को रोकती है। द वाल्व प्रेजेंट इन द वेन इंश्योर आर चेक द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेन। तो वेन में वाल्व होते हैं, आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं। एक और डिफरेंस इसे में जान लीजिए कि जो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था आर्टरी के थ्रू, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट में पर्पज है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी रेस्पिरेशन में भी चर्चा आई थी, इसलिए इस डिफरेंस को बता रहे हो। तो कौन से सब्सटेंस जाते हैं, कौन आते हैं, सबकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल एक की बात कर रहे हैं। आपने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेंड किया गया और डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया गया था। तो चूंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से लाता कौन है, वेन, तो इसीलिए कहते हैं कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बोक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोक्सीजनेटेड माने CO2 युक्त, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या बहुत नॉमिनल क्वांटिटी है, तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये आप जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड आर्टरी से डिफरेंट बॉडी पार्ट पहुंचाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। एक डिफरेंस और है इसमें, वो ले करके एक वर्ड आपको जानना है, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड याद कीजिए, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, आर्टरी के लिए भी और वेन के लिए। एक इम्पॉर्टेंट कहा जाता है कि सभी आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है या ऑक्सीजनेटेड। कभी कभी लोग इसी को, बहुत सही तो नहीं है कहना उचित, लेकिन कहते हैं, तो आप भी कह लीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे प्योर ब्लड भी लोग कह देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को कहते हैं इम्प्योर। तो भी आपने कहा कि ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी डिफरेंट पार्ट में पहुंचाई, तो डिफरेंट पार्ट में पहुंचाई कहने का मतलब प्योर ब्लड, आर्टरी में प्योर ब्लड है, और वेन चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया तो कह सकते हैं इसमें इम्प्योर ब्लड आया। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। पल्मोनरी मीन्स होता है रिलेटेड टू लंग्स, पल्मोन मीन्स होता है लंग्स, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड आर्टरी, पल्मोनरी वेन का मतलब लंग्स से रिलेटेड वेन। तो होगा क्या, आर्टरी ब्लड ले जाती है, तो जो आर्टरी लंग्स में ले जाएगी उसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और वेन लाएगी, हर जगह लाती है, लंग्स से भी वेन ही लाएगी, और जो ब्लड लंग्स से लाएगी उसे कहेंगे पल्मोनरी वेन। अब जरा आप सोचिए, लंग्स से कैसा ब्लड आता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, इसीलिए हर वेन में डीऑक्सीजनेट होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए कहते हैं हर वेन में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट होता है। ये उल्टा है, खास करके ध्यान दीजिएगा। और आर्टरी
सभी डिफरेंट बॉडी पार्ट में ले जाती है, प्योर ब्लड ले जाएगी। हार्ट की मैकेनिज्म बताएंगे भी कि आर्टरी से प्योर ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन लंग्स में कौन सा ब्लड सप्लाई हुआ, ये रेस्पिरेशन में भी चर्चा आ चुकी है कि आर्टरी जो लंग्स में ले जाती है, लंग्स में चूंकि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हमने बताने का ये प्रयास किया कि क्यों हर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड या प्योर है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर है, और इसी तरीके से हर वेन में डीऑक्सीजनेटेड था लेकिन पल्मोनरी में ऑक्सीजनेटेड था। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रोमिनेंट चीज़ें। अब हम ह्यूमन में हार्ट के हेल्प से, ब्लड की हेल्प से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म इसकी चर्चा करेंगे, और दूसरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।